हेलो दोस्तों, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर इन आवर बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। सो आफ्टर डूइंग द फर्स्ट टू फीचर्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, हम लोगों का थर्ड फीचर देखना है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉम्बिनेशन है। कैसे कि ये रिजिड भी है और ये फ्लेक्सिबल भी है। ये रिजिड कैसे है? ये रिजिड ऐसे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जिसको पास करने के लिए या जिसको चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स जब आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं और आपको वोटिंग करनी है कि पिकनिक पे आप लोग शिमला जाएं या पिकनिक पे आप मसूरी जाएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं शिमला जाएं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मसूरी जाएं। तो टीचर ने बोला चलिए वोटिंग कर लेते हैं, और जो मेजॉरिटी होगी वो जीत जाएगी। अगर आप 100 की मेजॉरिटी देखें तो हाफ 50 होती है, प्लस 1 51 चाहिए स्ट्रेंथ। ये चीज़ हो गई सिंपल मेजॉरिटी। 51 अगर शिमला के फेवर में हो गया वोट तो शिमला जाएंगे, मसूरी के फेवर हो में हो गए तो मसूरी जाएंगे। लेकिन अगर टीचर बोलता है कि नहीं, वोटिंग सिंपल मेजॉरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजॉरिटी से होगी, स्पेशल मेजॉरिटी से होगी, तो बच्चों इसके लिए इंडिया के अंदर जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वो 2/3 का है। तो अगर आप 100 का इंटू 2/3 करेंगे तो ये 67.67 आएगा, यानी आप माने 68। इसका मतलब आपको 68 वोट्स चाहिए होंगे जिस भी फेवर में आप जा रहे हों। अगर आपके 68 वोट्स शिमला के फेवर में होंगे तो आप शिमला चले जाएंगे, नहीं तो आप मसूरी जाएंगे। तो इसे कहते हैं रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिजिडिटी के लिए आपको 2/3 से पास कराना होता है कोई भी बिल, और सिंपल मेजॉरिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर आपको हाफ प्लस 1 कराना होता है। तो अगर हम बात करें रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का बेस्ट एग्जाम्पल है जहाँ पर स्पेशल प्रोसीजर चाहिए होता है अमेंडमेंट के अप्रूवल के लिए। जबकि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ बड़ी आसानी से आप ऑर्डनरी लॉज को पास करा सकते हो। अब सवाल यह है कि इंडिया का जो है वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं रेड से लिखी हुई, मैंने स्टार्टिंग में बताया था इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का। वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको आप रिजिड वे में पास कराना पड़ेगा, जैसे स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा, और कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जिसको आपको सिंपल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। इसलिए इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। नाउ अगर आर्टिकल की हम बात करें कि कौन से आर्टिकल का यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, सो द आर्टिकल इज आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो आप स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है आपको। ध्यान रखिए, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। अगर कोई भी आपको ऑर्डनरी लॉ को पास कराना है तो वो आप सिंपल मेजोरिटी से कराएंगे, जो कि आर्टिकल 368 में नहीं आता। जैसे कोई ऑर्डनरी लॉ पास कराना है, जैसे कि आपके ऑर्डनरी बिल पास होता है, मनी बिल पास होता है, ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में मनी बिल्स क्या होते हैं। तो ये आप सिंपल मेजोरिटी से पास करोगे। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल तो होगा, वो स्पेशल मेजोरिटी है। तो 368 डील करता है स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी भी मेरे प्यारे बच्चों दो तरह से की जा सकती है। एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी जिसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 वोटिंग होगी। 2/3 वोटिंग होगी लोकसभा में और 2/3 वोटिंग होगी राज्यसभा में। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, लोकसभा की अगर सीट्स 545 है, इसका 2/3 कितना होता है, और राज्यसभा की इस टाइम प्रेजेंट स्ट्रेंथ 245 है तो इसका 2/3 कितना होता है। तो एक तो मेजोरिटी ये हो गई। दूसरी मेजोरिटी होती है कि आपको सबसे पहले जो है किसी भी, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कराना है और उस बिल से किसी भी स्टेट का या किसी या स्टेट्स के इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको स्टेट असेंबली यानी विधानसभा का भी आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। वो कैसे? सबसे पहले आप पार्लियामेंट में 2/3 से उसे अप्रूव कराएंगे। पार्लियामेंट जब मैं बोलता हूँ तो समझ जाया करें, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो अगर आपको ऐसे बिल को पास कराना है जो स्टेट्स के इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है, तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। मतलब ये कि वो पहले बिल जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में जाएगा, 2/3 से वहाँ पर पास होगा, फिर जितनी भी स्टेट्स हैं, जी हाँ जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी विधानसभा में जाएगा, और जितनी भी स्टेट हैं विधानसभा में वहाँ पर वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा। उसके बाद अगर 15 प्लस स्टेट्स, 15 नहीं 50% स्टेट्स, 15 इसलिए दिमाग में है क्योंकि पहले स्टेट्स का नंबर दूसरा था, तो अगर 50% स्टेट्स उसको रेटिफाई करेंगी, 50% स्टेट अगर उसको रेटिफाई करेगी, तो फिर आपका वो बिल पास माना जाएगा। तो बच्चा लोग
अगर आप देखें तो जीएसटी का बिल ऐसे ही पास हुआ, पहले लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद स्टेट में गया, कुछ स्टेट्स ने किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन 50% स्टेट्स ने कर दिया +1, और आपका वो बिल पास माना गया। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ लॉ बिल्कुल सिंपल आप पास कर लें, ऑर्डनरी मेजोरिटी से पास कर लें, ऑर्डनरी लॉ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के लिए स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड। और जो जहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे, वो 368 के दायरे से बाहर आएंगे। सो आपको आर्टिकल भी याद हो जाएगा, डोंट वरी कि सर कैसे याद करेंगे हम, नॉट टू वरी प्यारा बच्चास, नो। लेट्स स्टडी अनदर फीचर, दिस इज फीचर 4, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि फेडरल है, बिल्कुल फेडरल है। देखिए फेडरल क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है कि जब सेंटर्स से पावर जो है वो स्टेट्स की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिसेंट्रलाइज हो, और लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी पावर्स जा रही हैं ऊपर से निकल के, इसे कहते हैं फेडरल। फेडरल का एक और पहचान ये है कि जो जो इंस्टीट्यूशंस आपको सेंट्रल लेवल पे मिलेंगे और वो इंस्टीट्यूशंस आपको स्टेट लेवल पे भी मिलेंगे। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर विधानसभा, सेंट्रल लेवल पे विधानसभा एंड विधान परिषद, सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, सेंट्रल लेवल पे आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और आप स्टेट लेवल पे देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सारे इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ झुका हुआ है। वो कहते हैं ना पेड़ अपनी तरफ झुकता है, तो सेंटर अपनी तरह है, पेड़ उस तरफ थोड़ा झुकता है। हमारा एग्जाम्पल परफेक्ट फेडरलिज्म का इसलिए ही नहीं है क्योंकि वो सेंट्रल की तरफ थोड़ा सा बायस है। देखते हैं कैसे, कौन से ऐसे फीचर हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बुलवाते हैं और कौन से ऐसे हैं जो उसको सेंट्रल की तरफ इंक्लाइन करवाते हैं। अगर आप देखें फीचर्स ऑफ फेडरेशन, फेडरलिज्म होने के फीचर्स क्या हैं, जैसे कि यूएस में मैंने आपको बताया कि कंप्लीट फेडरलिज्म है, वहाँ पर इक्वल पावर्स है सेंट्रल और स्टेट को। इंडिया की तरह नहीं है, ऐसी सेंटर हैज़ मोर पावर, स्टेट्स हैव लेसर पावर्स। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं टू गवर्नमेंट। अगर कोई भी फेडरलिज्म एक अच्छा फेडरलिज्म, एक परफेक्ट फेडरलिज्म है, तो वहाँ पर दो गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर भी अगर आप देखें ऐसा है, बिल्कुल पावर्स डिवाइडेड है, सेंटर की अपनी पावर्स हैं, स्टेट की अपनी पावर्स हैं, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करना जिनका ज़रूरी है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरेशन का ये भी एक मतलब है रिटन, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा, जो सेंटर होगा ना वो जो है स्टेट्स के ऊपर हावी हो जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो तो भाई हमारे सामने एविडेंस है, बहुत अच्छी बात है कि अगर सेंटर अपनी पावर से अपने दायरे से बाहर जा रहा है, तो अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो स्टेट्स उन्हें उनकी औकात, उनका दायरा दिखा सकती हैं कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अभी कैसे अपने दायरे से बाहर जा रहे हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना भी एक पहचान है फेडरेशन होने की, या फेडरलिज्म मॉडल को प्रैक्टिस करने की। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, यस बच्चा, हमारा पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है ना। क्योंकि पार्लियामेंट ने, हमने पास में भी देखा है कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे लॉज वगैरह पास कर रहे हैं जिसको जो है जुडिशरी ने नल वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो हम कहते हैं ना सुप्रीम वो कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम और कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा माई बाप है, वट एवर द पार्लियामेंट डज वी टर्न टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू चेक कि क्या वो वेदर इट इज़ इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस और नॉट। राइट, पार्लियामेंट बहुत सारे बिल पास करती है, और ऐसा भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुनने को मिलता होगा आपको कि ये बिल बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, सो दिस थिंग, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जितना ज़्यादा रिजिड होगा उतना ज़्यादा फेडरलिज्म अच्छा प्रैक्टिस होगा, क्योंकि रिजिडिटी अगर होगी तो आप आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आराम से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी अगर वो रिजिड नहीं हुआ, ठीक है ना। जैसे यूएस है, यूएस में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इतना है कि वहाँ पर अमेंडमेंट बहुत कम हुई हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट प्रेजेंट डेट 104 हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आती है। तो जितना अच्छा रिजिड होगा उतना अच्छा फेडरलिज्म होगा, क्योंकि आसान नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना, और चेंज करना आसान नहीं है। तो फेडरलिज्म अच्छे से प्रैक्टिस हो रहा है, और स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बिल्कुल जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है एक फेडरलिज्म में। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं करेगी तो फिर तो वो गवर्नमेंट के फियर और फेवर से काम करेगी ना, और फिर न्याय का क्या मतलब रह गया, जस्टिस कहाँ गया फिर हमारा, दिस थिंग। नेक्स्ट, बाय कैमरलिज्म। बाय मतलब होता है टू, कैमरल का मतलब होता है हाउसेस, टू हाउसेस। अगर आप देखते होंगे तो फेडरलिज्म के अंदर दो हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा एट द सेंट्रल लेवल। एट द स्टेट लेवल इफ यू सी देयर टू हाउसेस, विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये भी फेडरलिज्म मॉडल की बात करता है। अब हम देखते हैं यूनिटरी फीचर्स को, या फिर जिसको नॉन फेडरल भी बोलते हैं। इसका उल्टा कर देंगे, वहाँ पर टू गवर्नमेंट है, यहाँ पर एक ही गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऐसा भी हो सकता है
एक ही गवर्नमेंट हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, जैसे इंडिया के अंदर बेस्ट एग्जांपल है इंडिया, और उसका बेस्ट एग्जांपल है यूएस। इसके अंदर आप देख सकते हो ना, सेंटर स्ट्रांग है, और कनाडा में भी सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट्स वीक हैं। वो हम देखेंगे कैसे, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पर सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हो जाती हैं। अगर आप देखें, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारा का सारा किसके हाथ में है? सारा का सारा सेंटर के हाथ में है। सो दिस इज द थिंग, फॉरेन पॉलिसी हो गई, कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। तो इसका मतलब लिखा गया स्ट्रांग सेंटर। और ये वाली जो हमने जो प्रोविजन है ना, ये कनाडा से ली है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। द सेकेंड इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यस, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली यूएस में क्या है, यूएस में सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको पता है सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो आपका सेंटर होगा वो स्टेट्स के इंटरेस्ट को ख्याल में नहीं रखेगा, और एक सेंटर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और अपने हिसाब से वो अमेंड कर लेगा। ठीक है। उसके बाद सिंगल, और स्टेट्स के पास कोई पावर्स भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। पीपल, मैंने आपको भले ही वो आपको बताया कि स्पेशल मेजोरिटी के लिए स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ रेटिफिकेशन चाहिए। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करना चाह सकते हैं तो स्टेट अपने आप में वो बिल्कुल नहीं कर सकती, वो सेंटर ही करेगा। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में आप देखोगे ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल कैसे, कि अगर आप यूएस में रह रहे हैं तो आप यूएस के सिटीजन भी हैं, और आप उस स्टेट के भी, अगर आप न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, कनेडिकट में रह रहे हैं, टेक्सास में रह रहे हैं, तो आप वहाँ के सिटीजन भी हैं। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप इंडिया के सिटीजन हैं, लेकिन अगर आप यूपी में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, कर्नाटक में रह रहे हैं, तो आप वहाँ के सिटीजन नहीं हैं। सो सिंगल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल में फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा आसानी से चेंज किया जा सकता है, और अगर आसानी से चेंज किया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा हावी हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट पे, और अगर वो हावी और हैवी हो जाएगी तो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरफ झुक जाएगा? सेंटर की तरफ झुक जाएगा। सो हर पॉइंट में एक मीनिंगफुल चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है कैसे? ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आपका हाई कोर्ट है, उसके बाद लोकल कोर्ट है। ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर आप उसमें देखो, उसमें इंडिपेंडेंट था। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो जितने भी स्टेट में गवर्नर होता है ना, उसको सेंटर अपॉइंट करता है, भले ही वो स्टेट में जाकर बैठता है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो गवर्नर होता है वो सेंटर का नुमाइंदा होता है। सेंटर जो है वो स्टेट में क्या चल रहा है, क्या खबर है भाई, जैसे मोहल्ले की आंटी होती है ना, सब चीज़ों की खबर रखती है, क्या हो रहा है उसके घर में, एक सीसीटीवी कैमरा होती है मोहल्ले की। इसी तरह से जो है, इसी तरह से गवर्नर होता है, सेंटर इसको अपॉइंट करके भेजता है। तो जाहिर सी बात है, तो किसकी पावर्स के हाथ में पावर जा रही है? आपको खुद लग रहा है सेंटर के हाथ में जा रही हैं। नेक्स्ट, ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है बच्चों? ये आर्टिकल 312 में लिखा हुआ है। टेंशन मतलब आर्टिकल में आपको साथ साथ में सारे याद करा दूंगा। आर्टिकल इतनी बार रिपीट हो जाएंगे दैट यू नॉट गोना फॉरगेट इट एवर। तो ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है कि ऑल इंडिया कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो कि सेंटर कराता है, और सेंटर वो बंदे चुन के स्टेट्स में भेजता है। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्स इंडिया के अंदर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये आता है इसके अंदर। तो अब आप देख सकते हो कि सेंटर अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल इनसे एग्जाम करा रहा है। लेकिन जिसे बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके एग्जाम कराती है हर साल, और बंदे जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर के फेवर में झुकाव है। एंड द लास्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी जब होती है ना, तो हमारी जो गवर्नमेंट पूरी यूनिटरी बन जाती है, स्टेट असेंबलीज को सस्पेंड किया जाता है, उनकी पावर्स को ले लिया जाता है। तो उनकी पावर्स को ले लिया जाता है, और कौन एक्सरसाइज करता है? वो एक्सरसाइज करता है सेंटर। और इमरजेंसी का टाइम अभी जो है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी का जो टाइम था हमारी कंट्री में, वो 1970s का टाइम था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल हो गई थी, और बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी थी जो स्टेट्स के पास पावर थी वो सेंटर के पास चली गई थी, सेंटर ने सब्स्यूम कर ली थी। तो अब आगे देखते हैं। फेडरेशन टर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों मेंशन नहीं किया। जैसे कि हम बात करते हैं ना, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, लेकिन इंडिया पूरा फेडरल नहीं है, पहली बात ये है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फादर्स ने फेडरेशन वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे यूज़ नहीं किया। अगर हम आर्टिकल नंबर 1 की बात करें, आर्टिकल नंबर 1 यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, वैसे तो लिखा है आर्टिकल नंबर 1 में, इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और आपने सुना भी होगा काफ़ी ज़्यादा, अभी ये न्यूज़ में भी था कि अभी किसी एक सिटीज़न ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाली है कि हमें इंडिया का नाम इंडिया से बदल के भारत करना चाहिए। हमारा आर्टिकल नंबर 1 में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया को इंडिया के नाम से भी कहा गया है और भारत के नाम से भी कहा गया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब हमें जानना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि इंडिया की जो फेडरेशन है ये स्टेट्स के बीच एग्रीमेंट करके नहीं आई है। जैसे यूएस में क्या हुआ, बहुत सारी स्टेट्स साथ में आई और उन्होंने जो है कंट्री बना दी, ऐसा नहीं हुआ। इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, कोई किसी स्टेट को इतना सा भी अधिकार नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो। मान लीजिए अगर कल पंजाब कह रहा है या यूपी कह रहा है भाई हमें अपना देश बनाना है, ऐसा नहीं है कि अपना देश बना देंगे निकल के, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने घर के अंदर तोड़ फोड़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी बाउंड्री हम किसी को नहीं दे सकते।
उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसोफर्स हैं जिन लोगों ने बोला कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरेशन फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमारी फेडरल है, लेकिन जो आत्मा है इसकी वो यूनिटरी है। बारगेनिंग फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म नहीं, बारगेन करके यूनियन की तरफ झुका हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट, ऐसा फेडरलिज्म है जिसमें स्टेट्स को कोऑपरेट करना पड़ता है सेंटर के साथ। परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और फेडरेशन विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, और ऐसा फेडरेशन है जिसके अंदर जो मतलब टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ झुकी हुई है, ठीक है ना, दिस थिंग। उसके बाद हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है हम लोगों ने लिया, हमारे पास प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट तो है नहीं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आगे आगे रहता है, जैसे यूएस का डोनाल्ड ट्रम्प जी हमेशा वही आगे आगे रहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी आगे आगे रहते हैं। तो इसका मतलब है हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और ये हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। मैंने आपको बताया था ब्रिटेन ने हमारे ऊपर कितने सालों तक राज किया, तो यही हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल वे था कि हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहीं से ले लें, ठीक है। तो प्रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वहाँ लेजिस्लेटिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, ठीक है ना। वहाँ पर प्रेसिडेंट ना अपना एग्जीक्यूटिव खुद चुनता है। लेकिन अगर आप इंडिया में देखो ना, जो प्रेसिडेंट के जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, अब आप देखोगे वो पार्लियामेंट में भी बैठते हैं और वो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज का भी हिस्सा है। कितनी बार आपने देखा, स्मृति ईरानी है पार्लियामेंट में बैठती हैं, अरुण जेटली जो है पार्लियामेंट में बैठते थे, और साथ में जो है वो एग्जीक्यूटिव का भी रोल प्ले करते हैं। मिनिस्ट्री भी उनको मिली हुई है अलग अलग। तो यहाँ पर हमारा जो है वो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ना सेपरेशन ऑफ पावर्स है। जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं जब आए थे ना, तो उन्होंने ना एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए ना अपने वो बंदे लेकर आए थे, बाहर से वो लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के जो कुछ बंदे होंगे रूलिंग पार्टी के, वो सेम होंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन पे, लेकिन प्रेसिडेंशियल चलता है सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेट पावर्स हैं। लेजिस्लेटर्स का अपना काम है और एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं उनका अपना काम है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कैबिनेट गवर्नमेंट है। और ये जो रिस्पॉन्सिबल और कैबिनेट जो हमने इंडिया ने लिया है वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल से लिया है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब होता है ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ इनका पार्लियामेंट है वेस्ट मिनिस्टर, तो उसको वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें एस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली टू द सेंटर, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये सिर्फ सेंटर पे नहीं, ये स्टेट पे भी है, क्योंकि स्टेट पे भी आपको पता है विधानसभा विधान परिषद है, और सेंटर पे लोकसभा एंड राज्यसभा है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर आपको कैसे पहचान होगी, आपको नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। अभी नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं, किस चिड़िया का नाम है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम वाला, रियल का मतलब तो जी रियल है। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, हेड ऑफ द नेशन है प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। तो जो हेड ऑफ द नेशन है, जो कि प्रेसिडेंट है, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर फोर फ्रंट पे नहीं रहते, जबकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन जो रियल पावर्स हैं वो पीएम के हाथ में है। पीएम इधर उधर जाते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के तहत, और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो है अलग अलग कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर रियल भी एग्जीक्यूटिव है और नॉमिनल भी। नॉमिनल का मतलब होता है मैंने आपको बताया नाम के लिए जो होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट। और अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो रियल कौन हुआ, वहाँ पर पीएम है तो यहाँ पर सीएम है चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पे प्रेसिडेंट है तो स्टेट लेवल पे हो गया आपका गवर्नर, तो गवर्नर यहाँ पर नॉमिनल हो गया, और रियल कौन हो गया, चीफ मिनिस्टर। क्योंकि सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सेंट्रल लेवल पे पीएम और स्टेट लेवल पे सीएम एक्सरसाइज करता है। मेजोरिटी पार्टी रूल आपको पता है, जो पार्टी मेजोरिटी में रहती है वही पार्टी जीतती है। मेजोरिटी पार्टी का मतलब ये नहीं होता 50% से ज़्यादा वोट है ना। मेजोरिटी पार्टी का यहाँ पर मतलब ये है कि जो उसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएँ, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सीट्स मिल जाएँ लोकसभा में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर के टूवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस में रखेगी, तब तक लेजिस्लेचर उनकी वहाँ पर गवर्नमेंट रहेगी, नहीं तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की कि जो है कि वो सपोर्ट को अपने कंटिन्यू रखें जो उन्हें पार्लियामेंट में मिला है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द इन द लेजिस्लेचर, जो मिनिस्टर्स की मेंबरशिप है वो लेजिस्लेचर में भी है। मैंने आपको भी बताया कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी है। सिंपल, पीएम की लीडरशिप और सीएम की लीडरशिप, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, पीएम, राइट। सबसे बड़ा जो आपकी रूलिंग पार्टी है उसका सबसे बड़ा जो लीडर होता है जो पीएम होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में उसको सीएम बोलते हैं। और लोअर हाउस की डिसोल्यूशन जो होती है लोकसभा या असेंबली की, ये भी कभी भी आपको पता है लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है अगर उसको इतने नंबर नहीं हैं, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और उसने जो है कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर लिया,
सो डिफरेंसेस क्या है इंडिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे, जबकि हमने पार्लियामेंट तो मैंने ब्रिटिश से लिया है, तो सर फिर डिफरेंस कैसे? नहीं, हमने एज इट इज़ नहीं लिया, मैंने पहले भी बताया था, हमने उसको थोड़ा चेंज किया है। इंडियन पार्लियामेंट एक सॉवरेन नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो पास कर दिया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट में पास कर दिया ना, तो फॉरन सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी वो उसको नल एंड वॉइड कर देगी, बिल्कुल जीरो कर देगी। इसके अलावा इंडियन स्टेट का जो रिपब्लिक है, दैट इज़ हेड ऑफ द नेशन जो है, उसको लोग चुनते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। रिपब्लिक का मतलब यही होता है, अगर आप हेड ऑफ द नेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन रहे हो तो रिपब्लिक है। इंडिया के अंदर इनडायरेक्टली चुना जाता है, हम देखेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन, क्योंकि हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होता है। लेकिन ब्रिटिश स्टेट के अंदर ये हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है जनरेशन टू जनरेशन, जो आगे होता है ना, बाप है, बेटा है, उसका उसका बेटा होगा, तो यही करेंगे। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करी होगी इस लेक्चर से। तो अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस लेक्चर को बिल्कुल शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।